परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और मुगल साम्राज्य भी इसका अपवाद नहीं है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेकर 1857 की क्रांति तक 10 मुगल सम्राट गद्दी पर बैठे। हालांकि उनके बारे में जो विवरण उपलब्ध हैं वो अकबर की या जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब की तरह के नहीं हैं, बल्कि उनके बारे में अधिकांश विवरण तवायफों से उनके संबंध, नर्तकियों से उनके प्रेम, वजीरों के द्वारा उनको लगातार अंधे किए जाना और अंततः गद्दी से हटा दिया जाना, इन सब प्रकार के विवरण हमें प्राप्त होते हैं। अर्थात महान मुगलों की जो विरासत की चर्चा बहुत सारे ग्रंथों में पिछले 5 दशकों से होती रही है, वो विरासत अगर हम देखें तो अकबर के समय के बारे में कही जा सकती है, जहांगीर के समय में भी हम उसके बारे में कह सकते हैं, शाहजहां और औरंगजेब के समय में भी उस विरासत का कुछ अंश जीवित रहा। किंतु औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही ये जो 10 बादशाह गद्दी पर बैठे, इनके कारनामे देख करके तो साफ ये हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार से महान मुगलों की विरासत नर्तकियों के और तवायफों के पैरों के नीचे रोंदी जा रही थी। वीडियो के प्रथम भाग में मैंने औरंगजेब की मृत्यु के बाद 5 बादशाह जो गद्दी पर बैठे उनके बारे में चर्चा की। अब मैं बाकी के 5 मुगल सम्राटों के बारे में चर्चा करूंगा। आइए जानते हैं इन लास्ट के 5 मुगल सम्राटों के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें इतिहास में दर्ज हैं। 1754 में आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठा और चूंकि ये अपने वजीर इमादुल मुल्क की सहायता से इसने शासन संभाला था, इसीलिए इमादुल मुल्क ही सत्ता में सर्वे सर्वा था। इमादुल मुल्क के मराठों से बड़े अच्छे संबंध थे, रघुनाथ राव से भी और सदाशिवराव भाऊ से भी, और इसका इमादुल मुल्क ने लाभ उठाया और उसने मुगल दरबार में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। हम देखते हैं कि 1756 में अब्दाली ने पुनः उत्तरी भारत पर अभियान किया और उसने दिल्ली और मथुरा जी को लूटा। आलमगीर द्वितीय जो कि 1754 से 59 तक उस समय शासन कर रहा था, उसने अपनी प्राणों की रक्षा के लिए भरतपुर के जाट राज्य में जाकर के अपनी प्राणों की रक्षा की और हम देखते हैं कि इस प्रकार से 1756 में अब्दाली लूटपाट करके मथुरा और दिल्ली को लूट करके वापस चला गया। इसके बाद अगले ही साल हम देखते हैं कि 1757 में रघुनाथ राव जो कि मराठा सेनापति थे, उन्होंने दिल्ली पर धावा बोला और उन्होंने भी दिल्ली को भरपूर लूटा और कुचला। चूंकि इन लगातार होते हमलों से वजीर और आलमगीर द्वितीय के संबंध निरंतर खराब होते चले गए, इन्हीं परिस्थितियों में 1759 में इमाद ने आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी। तो एक लगातार हम एक क्रम में देखते हैं कि किस प्रकार से फर्रुखसियर के समय से ही वजीर की शक्ति लगातार बढ़ती गई है और बादशाह वजीरों के हाथ की कठपुतली बनते चले आए हैं। ये स्थिति इतनी गंभीर हुई कि मराठों का हस्तक्षेप पूरे उत्तरी भारत पर बढ़ता चला गया। अटक से कटक तक मराठा पताका पूरे महाद्वीप में फहराने लगी। ऐसी स्थिति में मराठों ने विश्वासराव को भी दिल्ली की गद्दी पर बैठाने की योजना बनाई, लेकिन वो योजना परवान नहीं चढ़ सकी और इस योजना में इमादुल मुल्क का सहयोग लेना अपेक्षित था, क्योंकि मराठों से उसके संबंध अच्छे थे। 1759 में आलमगीर द्वितीय के बाद शाहजहां थर्ड नाम का एक शहजादा गद्दी पर बैठा, वह मुगल बादशाह बना और इसने भी केवल 1 वर्ष तक ही शासन किया, 1759 से 60 तक। इसको भी चूंकि वजीर इमादुल मुल्क ने ही गद्दी पर बैठाया था, इसलिए ये भी वजीर का एक वो था प्यादा। और धीरे धीरे इसी समय मराठा शक्ति चूंकि लगातार बढ़ती चली गई और मराठों ने दिल्ली पर पुनः अभियान किया और मराठों ने शाहजहां थर्ड को गद्दी से हटा दिया। सदाशिवराव भाऊ ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंततः इस कब्जे के कारण ही 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, क्योंकि उसमें दरबारी गुटबंदी, कलह और आपसी अविश्वास भी शामिल था। इसके बाद 1760 में हम देखते हैं कि शाह आलम सेकंड गद्दी पर बैठा और इसने 1760 से 1806 तक शासन किया। ये जो शाह आलम सेकंड है, इसका कार्यकाल
आधुनिक भारतीय इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि वजीर इमादुल मुल्क के डर के कारण शाह आलम सेकंड गद्दी पर बैठने के बाद भी बिहार से 12 वर्षों तक अपनी राजधानी दिल्ली के अंदर कदम नहीं रख सका। ये आप वजीर की शक्ति देखिए, किस कदर वजीरों की शक्ति बढ़ती चली गई थी कि बादशाह बिहार में है और वो अपने वजीर से इतना भयभीत है, इतना खौफजदा है कि वो दिल्ली आने के लिए तैयार नहीं है और 12 वर्षों तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सका। अंततः 1772 में मराठों की सहायता से शाह आलम सेकंड को दिल्ली ला करके गद्दी पर बैठाया गया। किंतु इसी बीच में एक विद्रोह हुआ। 1788 में गुलाम कादिर रुहेला, जो कि दरबार का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, उसने दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। जब ये सूचना मराठों को मिली तो महादजी सिंधिया एक बड़ी सेना लेकर के दिल्ली की तरफ आए और उन्होंने 1789 में मेरठ की लड़ाई में गुलाम कादिर रुहेला को पराजित किया और शाह आलम सेकंड को पुनः मुगल बादशाह बनाया। अब शाह आलम ने अपनी जान बचाने के लिए मराठों से निवेदन किया कि आप मुझे अपना पेंशनर बना लीजिए, नहीं तो ये दरबार के वजीर या दरबार के महत्वपूर्ण व्यक्ति मुझे दिल्ली में रहने नहीं देंगे। इस प्रकार से शाह आलम सेकंड ने मराठों का पेंशनर बनना स्वीकार कर लिया और इस प्रकार मुगल जो एक सुप्रीमेसी थी भारत में, वो कागजी तौर पर भी यानी आधिकारिक रूप से भी इस के समय में समाप्त हो गई। किंतु इसी समय एक विशिष्ट परिवर्तन आया, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव हिंदुस्तान में बढ़ता चला जा रहा था और 1803 में दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में चली गई थी। क्योंकि लॉर्ड लेक ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से लगभग कुचल दिया था। अब चूंकि दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में चली गई ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो लिहाजा शाह आलम सेकंड भी अब अंग्रेजों का पेंशनर बन गया और इस प्रकार डेविड ऑक्टरलोन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी को मुगल दरबार में प्रथम रेजिडेंट ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्त किया। तो शाह आलम सेकंड का कार्यकाल लंबा भी है और महत्वपूर्ण भी है। इसके बाद इसकी मृत्यु हुई 1806 में और इसका बेटा अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठा। ये नाम मात्र का शासक था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से ऑलरेडी पेंशन शाह आलम सेकंड ने स्वीकार कर ली थी। उससे पहले मराठों का पेंशनर बन गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा शक्ति के अवसान के कारण से ये केवल नाम मात्र का ही शासक रहा। इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो राजा राम मोहन राय, जो कि बंगाल के समाज सुधारक थे, उन्हें राजा की उपाधि इसी अकबर द्वितीय ने दी थी। और राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए और अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए इसने इंग्लैंड यानी लंदन में अंग्रेजी दरबार में भी भेजा था, ताकि उसको कुछ सुविधाएं मिलती रहें या बढ़ जाएं। हालांकि वो सफल यात्रा राजा राम मोहन राय की नहीं हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि 1837 में अकबर द्वितीय की भी मृत्यु हो जाती है और फिर अंतिम मुगल सम्राट गद्दी पे बैठते हैं, जिनका नाम है बहादुर शाह सेकंड, जिसे हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी इतिहास में जानते हैं। 1837 से लेकर के 1857 तक बहादुर शाह जफर गद्दी नशीन रहे, लेकिन ये केवल दिल्ली के पुरानी दिल्ली का जो शहर है केवल उसी के बादशाह थे। बाकी दिल्ली से बाहर इनका कोई भी किसी प्रकार का आधिपत्य किसी क्षेत्र पे नहीं था। मूलतः बहादुर शाह जफर तखल्लुस से गजल और नज़में लिखा करते थे। 1857 की जब क्रांति मेरठ से शुरू हुई तो क्रांतिकारी और सैनिक दिल्ली लाल किला पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने बहादुर शाह जफर से निवेदन किया कि आप क्रांति का नेतृत्व स्वीकार करिए। हालांकि पहले वो थोड़े हिचक रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्रांतिकारियों के दबाव के कारण 1857 की क्रांति का नेतृत्व स्वीकार किया और अंततः हम जानते हैं कि क्रांति राजनीतिक अर्थों में सफल नहीं हुई और बाद में बहादुर शाह जफर को मुकदमा चला करके रंगून निष्कासित कर दिया गया। और ये रंगून बर्मा की राजधानी, म्यांमार की राजधानी रंगून है और 1862 में वहीं बहादुर शाह जफर की रंगून में मृत्यु हुई। इस प्रकार से जो महान मुगल साम्राज्य 1526 में बाबर नाम के व्यक्ति ने हिंदुस्तान में शुरू किया था, वो 1857 की इस क्रांति के साथ ही और बहादुर शाह जफर के रंगून निष्कासन के साथ ही हिंदुस्तान से सदैव के लिए समाप्त हो गया। धन्यवाद।